हेलो एवरीवन, सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय को हम कैलकुलेट किन मेथड्स के थ्रू करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना हम किन किन विधियों के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं कि टॉपिक जो है आज हमारा वो क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि। लेकिन राष्ट्रीय आय क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। राष्ट्रीय आय के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना जरूरी क्यों है करना, ठीक है, क्यों हमको राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें समझना होगा कि इसका महत्व क्या है। राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रीय आय के द्वारा ही हमें आर्थिक प्रगति का पता चलता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ, तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, इसको मापने के लिए हमारे पास कई सारे इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि उसमें राष्ट्रीय आय जो है ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है या एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा देश कितना विकसित है। सिंपल सा था, इसके अंदर मैंने बताया था कि जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज्यादा होगी, यानी कि वो देश उतना ही उसकी आर्थिक विकास हुआ है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। तो राष्ट्रीय आय को जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब तक हम राष्ट्रीय आय को पता नहीं करेंगे, हमें ये पता लगाना काफी मुश्किल होगा कि किस देश का कितना आर्थिक विकास हुआ है। तो सबसे ये इम्पोर्टेंस है, ये सबसे पहला महत्व है किस चीज का, राष्ट्रीय आय का। और जब हमें पता चल जाएगा कि जब योजनाएं सरकार बनाती है या बजट बनाती है, कोई भी सरकार या सिर्फ हम लोग अगर अपना ही एग्जाम्पल ले, तो जो भी हमारी योजनाएं बनती हैं या जो भी हम अपनी बजट बनाते हैं, अगर अपनी फैमिली के लिए है, वो किस पे डिपेंड करता है कि हम कितना टोटल अर्न करते हैं, हमारी कुल कमाई कितनी है। ठीक है, और अपनी कुल कमाई के हिसाब से या कुल आय के हिसाब से हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए बजट का निर्धारण करते हैं या फिर योजनाएं बनाते हैं। तो जब 3-4 लोगों के बीच में बजट बनाने के लिए और योजना बनाने के लिए कुल आय का पता होना जरूरी है, तो यानी कि किसी भी देश में अगर सरकार को योजना बनाना है या फिर बजट बनाना है, तो उसे सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए कि उस देश का राष्ट्रीय आय कितना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का ये बहुत बड़ा महत्व है कि राष्ट्रीय आय को जानने के बाद ही या उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट्स जो है वो अपनी बजटिंग करती है, यानी बजट बनाती है, और वो क्या करती है, फ्यूचर के लिए योजनाएं भी बनाती है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आपको, एक बताया था एक प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम मैंने कैसे बताया था कि किसी भी देश को आर्थिक विकास की प्रगति का एक और सूचक है, वो है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। यानी जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा है, यानी कि वो देश उतना ही विकसित है। ये ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। और प्रति व्यक्ति को आय को हम निकालेंगे कैसे, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो टोटल इनकम है, यानी राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय जो कंट्री की पॉपुलेशन है, यानी कि कुल जनसंख्या। तो जब भी हमको पीसीआई निकालना है, प्रति व्यक्ति आय निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी तुमको कि पीसीआई निकालना है, यानी प्रति व्यक्ति आय निकालना है। तो ये क्या है, नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय किससे डिवाइडेड होगा, उस देश की टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, पॉपुलेशन से। तो अब इस पीसीआई को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, राष्ट्रीय आय। और तो इस वजह से प्रति व्यक्ति आय को पता करने के लिए हमें राष्ट्रीय आय को निकालना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी, माना जाता है कि उस देश के लोगों का जीवन स्तर उतना ही अच्छा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं
कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों के जीवन स्तर का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब देशों की हम तुलना करते हैं तो जो इंडिकेटर यूज करते हैं, जो पैमाना यूज करते हैं, नेशनल इनकम यूज करते हैं और पीसीआई यूज करते हैं। ठीक है, तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि किस कंट्री की कितनी नेशनल इनकम है, हम देशों के बीच में तुलना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज हायर नेशनल इनकम इट मीन्स कि वो ज़्यादा डेवलप हैं, और जो कंट्रीज जिसकी नेशनल इनकम कम है हम उसको अविकसित मानेंगे। यानी कि जब देशों के बीच में हमें तुलना करनी है कि कौन सा देश विकसित है, कौन विकासशील है और कौन से देश अविकसित की श्रेणी में आएंगे, तो इसके लिए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आय का पता होना चाहिए। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये सब क्या हैं, किसी देश की आर्थिक प्रगति को नापते हैं। तो राष्ट्रीय आय का महत्व, यानी राष्ट्रीय आय अगर हमें पता नहीं होगा तो ये सारी चीजें जो है, इन चीजों को मापने में हमें मुश्किल होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको क्या ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि नेशनल इनकम हमने क्या पढ़ाया कि तीनों जो सेक्टर्स हैं, है ना, एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, इंडस्ट्री यानी कि द्वितीय क्षेत्र, और सर्विसेज यानी टर्शियरी सेक्टर या फिर तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र में जो भी वस्तुएं और जो भी सेवाओं का उत्पादन होता है उनका कुल योग ही क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये तो हम लोग कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो मेन टॉपिक आज हमारा है वो है राष्ट्रीय आय की गणना विधि। यानी अगर हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो इसके लिए एक विधि नहीं है बल्कि कुछ और विधियां भी हैं। तो हमें यहाँ पे मेनली 3 ही विधियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी विधि, उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, आय विधि, यहाँ पे मेथड्स, है ना, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। इसको अच्छे से याद रखा जाए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रीय आय को गणना करने के लिए कौन सी मुख्य विधियां हैं, तो आपको बताना है 3 विधियां हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आउटपुट मेथड। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे एक चक्रीय प्रवाह होता है। इकोनॉमिक्स में अगर हमको समझना है तो एक चक्रीय प्रवाह को, आय के चक्रीय प्रवाह को समझना है। ठीक है, क्या है ये चक्रीय प्रवाह, नहीं कि ऐसा प्रवाह जो कि किस में चलता है, एक चक्र में चलता है, एक सर्कल में चलता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोडक्शन होता है, जब भी उत्पादन होता है तो उसके अंदर उत्पादन के साधन जो होते हैं वो शामिल होते हैं। और उत्पादन के मुख्य साधन कौन कौन से बताए थे मैंने, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हिंदी में हम इसको बोलेंगे भूमि, लैंड, लेबर, हाँ, भूमि, मजदूरी, पूंजी और उद्यम। 4 बताए थे कि उत्पादन के मुख्य 4 साधन हैं और ये साधन आपस में मिल करके क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो जब ये 4 साधन है तो इन साधनों को काम करने के बदले में पारिश्रमिक मिलेगा। ठीक है ना, जब भी कोई काम करता है तो काम करने के बदले उसे क्या मिलेगा, उसके परिश्रम के रूप में उसका पारिश्रमिक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में तो मुझे जो है परिश्रम के रूप में मुझे मेरी सैलरी मिलती है। तो उत्पादन जब होता है तो उसके अंदर मुख्य 4 साधन शामिल होते हैं, भूमि, मजदूरी, पूंजी और उद्यम। तो इन चारों साधनों को उनको क्रमशः क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। किस रूप में, अगर हम बात करते हैं भूमि को, इसको कई बार मैं बता चुकी हूँ तो इसलिए इसको लिखने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। भूमि को किराए के रूप में मिलता है। ठीक है, जो लेबर है यानी जो मजदूर है उसको वेजेस के रूप में यानी कि मजदूरी के रूप में मिलता है। पूंजी को ब्याज के रूप में पारिश्रमिक मिलता है और जो उद्यमी या साहसी है उसको लाभ के रूप में उसका पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आय हो गई, है ना। तो यहाँ पे चक्रीय प्रवाह क्या कहता है कि जब उत्पादन के साधन जब उत्पादन में अब कंट्रीब्यूट करते हैं
तो उत्पादन के साधनों को अलग अलग रूप में पारिश्रमिक यानी कि आय मिलता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब आय लोगों की मिलती है, जब लोगों के पास आय बढ़ती है तो क्या होता है, मांग का निर्माण होता है। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो क्या आप डिमांड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पर जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे तो क्या होता है, डिमांड जनरेट होती है, मांग जो है उसका निर्माण होता है। और जब मांग का निर्माण होगा तो क्या होता है, बाजार में तेजी आ जाती है। ठीक है, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन जो है वो बहुत तेजी से होने लगता है। यानी कि जैसे आय बढ़ेगी तो आय बढ़ने से क्या है, मांग का निर्माण होगा, लोग खरीदेंगे, यानी कि क्या होगा, व्यय बढ़ेगा। ठीक है, और जब व्यय बढ़ेगा, लोग खर्च करना शुरू करेंगे, तो जो उत्पादन करता है, जो उत्पादन कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, यानी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करेंगे। तो क्या होता है, ये उत्पादन उतनी ही तेजी से बढ़ने लगता है। और जितना उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के उतने ही साधन उसमें शामिल होंगे और उनको पारिश्रमिक के रूप में उतना ही आय मिलेगा। यानी यही चक्र चलता है। अगर इकोनॉमी को तेज करना है, आर्थिक विकास में लानी है या प्रगति करनी है, तो क्या करना होगा, इनको आप इन सारी जो प्रोसेस है इसको तेज करना होगा, इस चक्र को तेज चलना होगा। जितनी ज्यादा आय उतना ज्यादा व्यय और उतना ही ज्यादा उत्पादन, फिर जितना ज्यादा उत्पादन उतनी ही ज्यादा आय और उतना ही ज्यादा व्यय। ठीक है, तो ये जो है ये सर्कुलर फ्लो चलता है, यानी कि ये एक क्या है, चक्रीय प्रवाह है। ठीक है, तो इसी पे क्या करती है इकोनॉमी जो है ये वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात हम करते हैं मेथड्स की, यानी कि हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं, पर इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, यानी कि अलग अलग विधियां हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को या राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमें 3 मेथड्स को पढ़ना है। एक है उत्पाद विधि जिसको कि हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, दूसरा है आय विधि यानी जिसको कि हम इनकम मेथड कहते हैं, और जो थर्ड है वो है व्यय विधि यानी जिसको कि क्या कहते हैं, हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन विधि की। बहुत सिंपल है, जो जीडीपी की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, जीडीपी की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एक वर्ष में होने वाले कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो जोड़ होता है वही क्या होता है, देश का क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, यानी कि हमने क्या पढ़ा, इस डेफिनेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि तीनों जो सेक्टर्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो 3 सेक्टर्स में ही होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक और द्वितीयक में वस्तुओं का निर्माण होगा, जबकि जो तृतीयक सेक्टर है यानी तृतीयक जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या होता है, सेवाओं का निर्माण होता है। यानी कि तीनों सेक्टर मिला के आइदर वस्तुएं प्रोड्यूस होंगी या फिर क्या होगा, हमें हमारी सेवाएं प्रोड्यूस होंगी। तो इस विधि को हम क्या करेंगे, जो टोटल उत्पादन है यानी प्राइमरी सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टर्शरी सेक्टर से यानी कि तृतीय क्षेत्र से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इन सारे प्रोडक्शन को पता लगा के और उसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और जो टोटल आएगा वही क्या होगा, कंट्री का राष्ट्रीय आय होगा। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, उत्पाद विधि। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये विधि क्या है। और एक और बात मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो हमें एक चीज का बिल्कुल एक प्रिकॉशन लेना है, एक सावधानी बरतनी है कि हमें किन वस्तुओं के मूल्यों को ऐड करना है, जो अंतिम वस्तुएं हैं यानी कि जो फाइनल गुड्स हैं। इस जीडीपी कैलकुलेट करते समय हम जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं
उनकी वैल्यू को बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें जो एक प्रॉब्लम होगी वो है डबल काउंटिंग की। इट मीन्स जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दोहरी गणना की समस्या। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया कि जब भी हम उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे, यानी राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें किन वस्तुओं की वैल्यू को ऐड करना है जो फाइनल गुड्स हैं। बताने की जरूरत नहीं है फाइनल गुड्स क्या है, मैं कई बार आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, इनके जो कुल मूल्य को जोड़ करके हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करेंगे। और इसके अंदर ये सारी जो वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस कहाँ होगी, 3 सेक्टर्स में। या तो वो कृषि सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग सेक्टर इट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, और हिंदी में जिसको कि हम क्या कहेंगे, तृतीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स का यानी कि अंतिम वस्तुओं का, उसकी टोटल वैल्यू उसी को कैलकुलेट करके यानी कि उसको आपस में जोड़ करके हम राष्ट्रीय आय पता लगा लेंगे। तो इसके फॉर्मूला क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा कि राष्ट्रीय आय जो भी हम पता लगाना है तो हमें क्या करना होगा, तीनों सेक्टर में जितनी भी वस्तु और सेवाएं हैं उनका टोटल प्रोडक्शन वैल्यू यानी कि उत्पादन मूल्य को पता लगा लेंगे और इसको सब्सट्रैक्ट यानी इसको माइनस कर देंगे। इसके अंदर किन वस्तुओं का मूल्य, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। तो इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय आय पता लग जाएगा। तो यही है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो समस्या उत्पन्न होती है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यानी दोहरे गणना की समस्या। तो ये तो बात हमने की प्रोडक्ट मेथड की या उत्पादन विधि की, जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। ये मेथड है हमारा इनकम मेथड, जिसको कि हिंदी में हम बात कहते हैं आय विधि। आय विधि जिसको भी तुरंत मैंने बताया है कि जब भी प्रोडक्शन होता है, जब भी उत्पादन होता है, तो उसके अंदर उत्पादन के साथ धन जो है वो सम्मिलित होते हैं। उत्पादन के साधन हमारे 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यानी कि भूमि, मजदूर, कैपिटल पूंजी एंड उद्यम। तो ये चारों जो है उत्पादन के साधन शामिल होंगे, और क्योंकि ये उत्पादन में सहयोग कर रहे हैं तो इनको पारिश्रमिक के रूप में आय मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे बात करते हैं मजदूरी की, या फिर मैं यहाँ पे क्लियर आपको लिख देती हूँ। लैंड लेबर जैसे मजदूरी है ना, तो मजदूरी किसको मिलेगा, जो लेबर है। ठीक है, किराया किसको मिलेगा, लैंड को यानी कि भूमि को। ब्याज किसको मिलेगा, कैपिटल को यानी कि पूंजी को। और लाभ किसको मिलेगा, जो एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों जो है ये उत्पादन के साधन, जिसको जब तक ये आपस में कंबाइन नहीं होंगे प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब ये चारों को क्या मिलता है, जब ये उत्पादन का साधन शामिल होता है, यानी कि जब मजदूर जो है वो श्रम, लेबर को हम हिंदी में श्रम बोलते हैं, श्रम को क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। जो भूमि है उसको उत्पादन में साधन में के रूप में यानी पारिश्रमिक के रूप में उसे किराया मिलेगा। जो कैपिटल है इट मीन्स जो पूंजी है उसको पारिश्रमिक के रूप में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और जो उद्यमी है या जो साहसी है जिसने इन उत्पादन के साधनों को आपस में कंबाइन किया है उसको क्या मिलेगा, लाभ है। और ये सब क्या है, ये सबकी आय है ना, ये नहीं ये भी आय है, ये भी आय है, ये भी आय है, ये भी आय है। तो इन चारों को जब हम मिला देंगे, आपस में जोड़ देंगे और टोटल जितनी आय हमारी आएगी वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय होगी। तो ये आय के द्वारा ये राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुल आय को पता लगा लेते हैं, यानी कुल मजदूरी कितनी है, कुल किराया कितना है, कुल ब्याज कितना है, कुल लाभ कितना है। और इन आय जितनी भी आय है उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक के रूप में जो आय मिला है उसको आपस में जोड़ देंगे, जो टोटल आय होगी वही देश की क्या होगी, राष्ट्रीय आय होगी।
तो ये मेथड जो है या ये विधि जो है ये आय विधि है। एक बार हम देख लेते हैं इसमें क्या किया जाता है। एक देश के नागरिकों को, जो देश के हमारे नागरिक हैं, वो उत्पादन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है, और उत्पादन के कारकों को सम्मिलित करते हैं। तो उनके जो उत्पादन के जो कारक हैं, ठीक है, उनको पारिश्रमिक के रूप में मजदूरी, किराया, ब्याज लाभ, जितनी आय मिलती है उसका जो कुल जोड़ होता है वही क्या होता है, राष्ट्रीय आय। इसका फॉर्मूला देखते हैं। राष्ट्रीय आय पता अगर हमें लगाना है तो हमें क्या करना होगा, कुल मजदूरी, कुल किराया, कुल ब्याज और कुल लाभ, इसको आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो वी कैन फाइंड द नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने बात की सेकेंड मेथड की। अब हम थर्ड मेथड को पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड या फिर व्यय विधि। ये है व्यय विधि, जिसको कि हम इंग्लिश में एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। अब पता कैसे चलता है किसी भी व्यक्ति के पास कितना पैसा है। अगर एक सिंपल सी बात हम कहें कि हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, अगर हमें ये पता लगाना होगा कि ए और बी फैमिली में किसके पास ज्यादा आय है, तो इस चीज को हम किस तरह पता लगा सकते हैं, उसके खर्च करने के तरीके से। यानी जो जितना ज्यादा खर्च कर रहा है, जिसके पास जितनी संपत्ति है, उसके द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास उतना आय है, यानी क्योंकि आय जो है वो आपका खर्च हो जाता है। तो यही एक विधि और है व्यय विधि, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय का पता लगा लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, अब व्यय कहाँ कहाँ होता है, ये तो हमने एक इंडिविजुअल की बात की। अब व्यय की अगर हम बात करें तो व्यय जो होता है, एक जो कॉमन पीपल है, जो हाउस होल्ड है, यानी जो गृहस्थ है, वो अपने पैसे को खर्च करते हैं, यानी उपभोग में। उपभोग मतलब कि क्या है, ऐसी चीज जो फर्दर आपको कोई रिटर्न नहीं दे रही है। फॉर एग्जाम्पल हम घर में जाकर के खाना खा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उपभोग हो गया, कंजम्पशन गुड्स हो गए, ठीक है। पर अगर मैं खाना इसलिए बना रही हूँ ताकि उसको बाजार में बेच सकूं, तो वो क्या है, उपभोग की वस्तु नहीं है, ठीक है। तो पहला लोग खर्च किसमें करते हैं, व्यय किसमें करते हैं, उपभोग में, कंजम्पशन में, या फिर वो खर्च किस रूप में करते हैं, निवेश में, ताकि वो हमें फ्यूचर में क्या दे, रिटर्न। या फिर ये तो हो गया ये गृहस्थ का, यानी हम और आप जैसे लोग, जिसमें क्या करते हैं, हमारा खर्च जो है या तो हम उपभोग करते हैं या फिर उसको कहीं हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं। दो ही रूप में हम अपने पैसों को रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो है वो क्या होता है, सरकारी खर्च। सरकार के पास जो आय आती है, जो कि हम टैक्स के रूप में, सरकार कोई नौकरी तो करती नहीं है, सरकार की आमदनी क्या होती है, जो डिफरेंट जो टैक्सेस के रूप में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एड्स या फिर इन सब के रूप में उनके पास आती है, वो सरकार की आय होती है। अब सरकार के पास कितना इनकम है, यानी जो अमीर सरकार है वो ज्यादा खर्च करती है, जो सरकार जो है अविकसित देशों की सरकार है वो क्या करती है, कम खर्च करती है। तो दूसरा जो, अगर हम सरकार की बात हम करें, ये तो बात हमने की हाउस होल्ड की। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि सरकारी खर्च, जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवा रही है, पुल बनवा रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, बहुत सारे खर्च सरकार के होते हैं, उसको देखेंगे। और उसके बाद शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का मैंने, शुद्ध निर्यात क्या है, यानी कि हमें निर्यात तो हो गया तुम्हारा एक्सपोर्ट, यानी जितना जो हमने अपने कंट्री से किसी दूसरे देश को बेचा, वो हो गया निर्यात। आयात क्या हुआ, जो दूसरे देशों से हमने खरीदा। तो ऑब्वियसली कौन सा कंट्री हमेशा फायदे में रहता है, जिसका निर्यात ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि वो अपने तरीके से जो प्राइस डिटरमाइन करता है, ठीक। तो इसके अंदर बस हमें कुछ नहीं करना है, व्यय विधि के द्वारा बस ये होता है कि व्यय विधि के द्वारा हमें क्या करना है, टोटल देश के खर्चों को जोड़ दिया जाता है, यानी उपभोग कितना है देश में गृहस्थ के द्वारा, निवेश कितना गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, सरकारी खर्च कितना है, और शुद्ध निर्यात कितना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, राष्ट्रीय आय में हम क्या करेंगे, कुल उपभोग, सी फॉर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस तरह हमें लिखना होगा, सी फॉर कंजम्पशन, ठीक है, सरकारी खर्च यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और प्लस जो है वो शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात पता लगाने के लिए जो जितना भी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात है ना, निर्यात माइनस आयात, इसको अगर हम, यानी देश से हमारा कितना निर्यात हुआ है और हमने कितना आयात किया है, इसको जब हम माइनस करेंगे
तो या तो ये प्लस में आएगा, अगर प्लस में आएगा तो यानी कि हमारे कंट्री के लिए फायदा है, बट अगर माइनस में आया तो इट मीन्स कि ये हमारे कंट्री को कहीं ना कहीं लॉस दे रहा है। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, बट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या ये बहुत इजी टास्क है? आप सोचिए कि इतनी बड़ी कंट्री है जिसके अंदर 3 सेक्टर्स हैं और 3 सेक्टर में कितनी सारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र एक है, बट इसके अंदर कितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कितनी तरह की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। कृषि है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, कई सारी। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल, तो कई सारी इंडस्ट्रीज है। अगर एरोप्लेन की इंडस्ट्री है तो एक आपका कील बनाने वाली भी इंडस्ट्री है, सेफ्टी पिन बनाने वाली भी इंडस्ट्री है। तो आखिर इतने सारे आंकड़े जो है, क्या मतलब ऑर्गेनाइज करना या फिर उसको पता लगाना, जुटाना, क्या ये इजी टास्क होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने में वो ये है कि जो भी हमारे पास आंकड़े होने चाहिए वो बहुत अच्छे से उपलब्ध, यानी कि सटीक आंकड़े जो है वो उपलब्ध नहीं आते हैं। इसको इकट्ठा करने में हमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, प्लस कई सारी चीजें ऐसे होती हैं जिसकी गिनती बार बार हम लोग कह रहे हैं कि एक ही प्रिकॉशन हमें लेना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, दोहरी गणना नहीं हो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही चीज की 2 बार गिनती हो जाती है, तो कभी कभी दोहरी गणना की समस्या भी हो जाती है। ठीक है, अब मूल्य मापने में कठिनाई, मूल्य मापने में कठिनाई क्यों नहीं होगी? हम जानते हैं कि जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई वस्तु जहां बन रही है वहां प्राइस अलग होती है उस वस्तु की, पर वो दूसरे जगह जाते जाते उसके अंदर ट्रांसपोर्ट लगेगा, कई सारे टैक्सेस लगेंगे और ये होते होते उस जगह पर क्या है वो महंगा हो जाता है। तो आखिर किसी वस्तु का मूल्य कितना तय हो, इसको भी मतलब कि फिक्स करने में या मूल्य को मापने में बहुत कठिनाई होती है। और सबसे जो बड़ा एक प्रॉब्लम है वो है ब्लैक मार्केट या फिर काला धन। काला धन कहते किसको है? यानी वो धन जिसका क्या है, कोई भी रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं या फिर काला धन कहते हैं। तो ये जो काला धन है, क्योंकि सरकार के पास इसका कोई लेखा जोखा है ही नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब भी हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कठिनाइयां हैं, आपसे पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक हमारा, तो निष्कर्ष क्या पाया हमने इसको। ठीक है, निष्कर्ष पूरे चैप्टर को पढ़ा हमने, तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि राष्ट्रीय आय जो है ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम कंट्री की इकोनॉमी की स्टेटस को समझ सकते हैं। कंट्री रिच है, पुअर है, डेवलप है, अनडेवलप है या डेवलपिंग है, इन सब को समझने के लिए जो नेशनल इनकम है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, और इससे भी बेटर इंडिकेटर मैंने आपको बताया है पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के बाद ही हमें पता चलेगा, और ये पद्धतियां मिलकर सटीक अनुमान देती है, और सबसे बड़ी बात है यह विकास और नीतियों का आधार है। जितना आपके पास राष्ट्रीय आय जैसी होगी उस हिसाब से ही गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी नीतियां जो है वो बनाएगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर को लेकर के मिलेंगे। थैंक यू।